अरे बहू, यह क्या बैंगन की सब्जी क्यों बना रही हो? शेखर को तो यह बिल्कुल भी पसंद नहीं है, सरिता जी ने बहू पल्लवी से कहा। अरे वह क्या है ना माँ जी, इन्हें पहले बैंगन की सब्जी पसंद नहीं थी, लेकिन आजकल तो यह बड़े ही चाव से खाते हैं। रात में डाइनिंग टेबल पर शेखर ने बैंगन की सब्जी की बहुत तारीफ की। माँ ने तभी पूछा, यह क्या है बेटा, तुम्हें तो बैंगन की सब्जी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, फिर आज इतनी तारीफ क्यों? पता नहीं माँ, पहले की सब्जी में इतना स्वाद नहीं होता था जितना कि अब लगती है। पल्लवी के बनाने का पता नहीं कौन सा तरीका है, किसमें स्वाद बड़ा अच्छा लगता है। शेखर ने बड़े ही शांत स्वभाव के साथ अपनी बात रखी। अब शेखर ने बोलने के लिए तो बोल दिया, लेकिन उसकी बातें सरिता जी को बिल्कुल तंज जैसी लगी, क्योंकि यह सब बातें उसने बहू पल्लवी के सामने बोली थी। तभी सरिता जी को पिछले दिनों की बात याद आ गई, जब बहू रात के खाने में आलू के पराठे बना रही थी। तभी उन्होंने कहा कि अरे बहू, शेखर को रात के समय में इतना हैवी खाना पसंद नहीं है, उसके लिए कोई हल्का खाना बना दो, जैसे कि रोटी और सब्जी। लेकिन शेखर ने यह बोलकर मना कर दिया कि अब बच्चों को आलू का पराठा खाना है तो क्या पल्लवी बार बार अलग अलग खाना बनाने में समय बर्बाद करे, वह भी थक जाएगी, इसलिए मैं आलू का पराठा ही खा लूंगा। सरिता जी जब से यहाँ अपनी बेटी के पास मुंबई आई हैं, तब से ही अपनी बहू पल्लवी को किसी न किसी चीज के लिए रोका टोकी करती ही रहती हैं, मगर शेखर बीच में ही आकर उनकी बातों को काट दिया करता। बहू के सामने उनकी बातों को काटता सरिता जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। कितनी ही बार सरिता जी ने बहू पल्लवी के कामों में कमी निकाली थी, पर हर बार वह अपने सुलझे हुए स्वभाव के कारण उनकी बातों को टाल जाती या फिर उनकी बातों को मान ही जाती। हालांकि पल्लवी सरिता जी की ही पसंद थी। कामकाजी होने के साथ साथ वह घर के कामों में भी निपुण थी। शेखर और पल्लवी का एक बेटा भी था। घर हो या ऑफिस का काम पल्लवी उसे बखूबी निपटा लेती थी। लेकिन अब सरिता जी को लगता कि शेखर केवल अपने पति की ही साइड लेता है। अब तो सरिता जी को यह डर हमेशा लगा रहता कि उनका बेटा कहीं उनके हाथ से ना निकल जाए और पूरी तरह से बहू के वश में हो जाए। अब तो उन्हें अपना बुढ़ापा भी अंधकार में नजर आने लगा। साथ ही साथ अब उनमें बहू के प्रति ईर्ष्या और जलन की भावना आने लगी। जो जगह बेटे के दिल में उनके लिए होनी चाहिए थी, वहां अब बहू ने अपना पूर्ण रूप से अधिकार जमा लिया था। इन सब बातों को सोचकर वह मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी। आखिरकार गुस्से में आकर सरिता जी ने अपने बेटे से बोल ही दिया, आखिरकार बेटा, मैं भी तुम्हारी माँ ही हूँ। मैं तो कुछ भी बोलती या कहती हूँ तुम उसको तुरंत ही काट देते हो। अब मैं इस घर में ज्यादा दिन रह नहीं सकती। अब मैं अपने और ज्यादा बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब जब अपना ही सिक्का खोटा है तो मैं क्या ही करूँ। बहू तो फिर भी दूसरे घर से आई है, उसे तो मैं कुछ कह भी नहीं सकती हूँ। तू तो पूरे तरीके से जोरू का गुलाम बन चुका है। माँ से बढ़कर अब तेरे लिए तेरी बीवी हो गई है। बहू के सामने मेरी बातों को बार बार काट कर आखिर साबित क्या करना चाहता है कि आखिर मुझे कुछ पता नहीं होता। तुम्हारे पिताजी के देहांत के बाद मैंने ही तुम्हें अकेले संभाला है बेटा। शेखर बोला, जैसा आप सोच रही हैं माँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब मैं छोटा था तब समय कुछ और था माँ। तब मैं बात बात पर आपको नखरे दिखाता था और आप मेरी उन नखरों को पूरा भी करती थी। लेकिन अब मैं बड़ा हो गया हूँ माँ, समय बदल गया है। अब मैं एक बाप हूँ और एक कामकाजी पत्नी का पति हूँ। अब मुझ में यह सब बदलाव आने स्वाभाविक हैं। पल्लवी घर भी संभालती है, ऑफिस भी, बच्चे को भी देखती है और साथ साथ आपसे भी सीखती है। ऐसे में मेरा फर्ज भी बनता है कि मैं उसके घर के कामों में उसका साथ दूं, उसे किसी भी तरह के एक्स्ट्रा कामों से बचाऊं। मेरा इरादा आपका या किसी भी तरह की बेइज्जती करने का नहीं था। यदि अनजाने में भी मैंने आपका दिल दुखाया है तो मैं आपसे माफी मांगता हूँ। मुझे माफ कर दो माँ। वहीं पल्लवी दोनों माँ बेटी की बातें सुन रही थी। वह बोली, माँ जी, आपके अंदर इतनी जलन क्यों? आपकी जगह तो कोई भी नहीं ले सकता। मैं तो बिल्कुल भी नहीं। आपने बचपन से ही शेखर को अपनी पलकों की छांव में बिठाकर रखा है। जितने त्याग आपने शेखर की परवरिश में किए हैं, मैं तो उनका एक छोटा हिस्सा भी नहीं कर सकती। आपका दर्जा अलग है और मेरा दर्जा अलग है। आपका दर्जा हमेशा मेरे से ऊपर ही रहेगा। बड़ों के आशीर्वाद और सलाह की छोटों को हमेशा ही जरूरत होती है। मुझे शेखर और मेरा इरादा आपको तकलीफ पहुंचाने का बिल्कुल भी नहीं था। बस समय के साथ कुछ चीजें बदल गई हैं, पसंद नापसंद में बदलाव आ गए हैं, मगर इंसान नहीं बदला। आज भी आप हमारे लिए उतनी ही महत्वपूर्ण हैं जितना कि कल थी। शेखर और पल्लवी की बातों को सुनकर सरिता जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। बेकार की उल्टी सीधे विचारों के बारे में सोचकर उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया
और वह अपने आप को ही दोष देने लगी। तब शेखर और पल्लवी ने उन्हें संभाला और समझाया कि माँ, अपने आप को दोष देने से कुछ नहीं होगा, इस तरह से तो आप खुद बीमार हो जाएंगी। तब जाकर सरिता जी के मन में थोड़ी शांति पड़ी और अब वह धीरे धीरे इस नए माहौल में अपने आप को ढालने की कोशिश करने लगी हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ऐसी ही नई दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना कर सकें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक आप सभी का